नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हेल्प डेस्क छत्तीसगढ़ में एक बार पुनः स्वागत है। मैं आज आपके सामने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर कक्षा 12वीं विषय इतिहास संविधान का निर्माण एक नए युग की शुरुआत के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर लेकर उपस्थित हुआ हूँ। प्रश्न। विभिन्न समूह अल्पसंख्यक शब्द को किस तरह परिभाषित करते थे? उत्तर। विभिन्न समूहों ने अल्पसंख्यक शब्द को धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक आधार पर परिभाषित किया है। यहाँ प्रमुख विचार दिए गए हैं जो कि निम्नानुसार है। पहला, धार्मिक और भाषाई आधार। अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों ने अल्पसंख्यक शब्द को मुख्य रूप से धार्मिक पहचान तक ही सीमित रखा था। मुस्लिमों ने तर्क दिया कि अल्पसंख्यकों की परिभाषा केवल धार्मिक होनी चाहिए। उनका मुख्य जोर यह निश्चित करना था कि मुसलमान, सिख और ईसाई जैसे समूहों को विशेष सुरक्षा, सांस्कृतिक अधिकार और विधायिका में पृथक निर्वाचिका जैसे राजनीतिक प्रतिनिधित्व की गारंटी मिले। दूसरा, शोषित वर्ग। दलित नेता अल्पसंख्यकों की परिभाषा में धार्मिक समूहों के अलावा अन्य शोषित वर्गों को भी शामिल किया जा सके। उनका मानना था कि वास्तविक अल्पसंख्यक केवल धार्मिक समूह नहीं है, बल्कि वे सामाजिक रूप से शोषित वर्ग हैं जिनके पास राजनीतिक शक्ति नहीं है। उन्होंने पिछड़ी जातियों, दलितों को एक विशेष अल्पसंख्यक समूह के रूप में देखा और इसलिए उन्हें विशेष सुरक्षा और आरक्षण की मांग की। तीसरा, आर्थिक आधार। कुछ सदस्यों जैसे कि कम्युनिस्ट नेता सोमनाथ लाहिड़ी ने इस बहस को आर्थिक स्तर पर ले जाने की कोशिश की। उन्होंने तर्क दिया कि भारत में असली अल्पसंख्यक गरीब, श्रमिक वर्ग और किसान हैं, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति के हों। उन्होंने महसूस किया कि संविधान का मसौदा मुख्य रूप से पूंजीपतियों के हितों की रक्षा कर रहा था, न कि वास्तविक आर्थिक अल्पसंख्यकों के हितों की। अंततः संविधान ने एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार सुनिश्चित किए अनुच्छेद 29 और 30 के अनुसार, और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को ऐसा क्यों लगता था कि हिंदुस्तानी राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए? उत्तर। गांधी जी का मानना था कि हिंदुस्तानी राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए क्योंकि यह भाषा भारत की विविधताओं को समायोजित करते हुए एकता स्थापित करने का सबसे अच्छा माध्यम थी। उनके अनुसार हिंदुस्तानियों में निम्नलिखित विशेषताएं थी। पहला, जन सामान्य की भाषा। गांधी जी का मानना था कि राष्ट्रीय भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसे देश की जनता आसानी से समझ सके और बोल सके। हिंदुस्तानी भाषा हिंदू और उर्दू का मिश्रण होने के कारण उत्तर भारत के बड़े हिस्से में पहले से ही प्रचलित थी और इसे विभिन्न क्षेत्रों के लोग आसानी से सीख और समझ सकते थे। दूसरा, मिश्रित प्रकृति, समावेशी भावना। हिंदुस्तानी एक मिश्रित भाषा थी जो स्थानीय बोलियों के शब्दों को भी अपनाती थी। इसमें संस्कृत, हिंदी, फारसी और अरबी मूल के शब्द भी शामिल थे, जिससे यह विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक समुदायों, विशेषकर हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए स्वीकार्य थी। तीसरा, सरलता और लचीलापन। गांधी जी संस्कृत, हिंदी, फारसी, उर्दू के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने एक सरल, लचीली और आम बोलचाल की भाषा का समर्थन किया जिसे सभी लोग अपने दैनिक जीवन में उसका इस्तेमाल कर सकें। चौथा, सांस्कृतिक एकता का प्रतीक। गांधी जी के अनुसार हिंदुस्तानी केवल एक भाषा नहीं बल्कि भारत की संस्कृति का प्रतीक थी। वे भाषा को इस रूप में देखते थे जो आज समाज को जोड़ने का काम करती हो, ना कि विभाजित करने का। गांधी जी ने हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में इसलिए प्राथमिकता दी क्योंकि यह लोकप्रिय, सरल और समावेशी थी और इसमें पूरे देश को भाषाई रूप में एकजुट करने की क्षमता थी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय भाषा बनने के लिए एक भाषा में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए? उत्तर। एक भाषा में राष्ट्रीय भाषा बनने के लिए कई महत्वपूर्ण विशेषताएं होनी चाहिए ताकि वह देश की एकता, संस्कृति और प्रशासन की जरूरतों को पूरा कर सके। राष्ट्रीय भाषा के लिए आवश्यक मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, जन सामान्य की भाषा। राष्ट्रीय भाषा जन सामान्य की भाषा होनी चाहिए जिससे जन सामान्य अपने दैनिक जीवन में बोलते हों। यह भाषा बोलने और समझने में आसान होनी। दूसरा, सरलता और सुगमता। भाषा सीखने और इस्तेमाल करने में सरल होनी चाहिए ताकि गैर मातृभाषी लोग भी इसे आसानी से अपना सके। महात्मा गांधी ने इसी कारण हिंदुस्तानी, हिंदी और उर्दू का मिश्रण, जिसे हिंदुस्तानी कहा जाता है, का समर्थन किया था। तीसरा, सांस्कृतिक तटस्थता।
भाषा किसी एक विशेष धर्म, जाति या क्षेत्र की पहचान से गहराई से जुड़ी नहीं होनी चाहिए ताकि अन्य समुदाय इसे विदेशी या बाहरी न समझें। चौथा, एकजुट करने की क्षमता। भाषा में विभिन्न भाषाई और सांस्कृतिक समूहों को जोड़ने की क्षमता होनी चाहिए। पांचवा, भाषाई लचीलापन। एक अच्छी राष्ट्रीय भाषा वह है जो लचीली हो और अन्य भारतीय भाषाओं के शब्दों को आसानी से आत्मसात कर सके, जिससे उनका शब्दकोश समृद्ध हो। छठवां, स्थानीय बोलियों के प्रति सम्मान। यह स्थानीय बोलियों और भाषाओं के साथ सह-अस्तित्व में रहनी चाहिए। सातवां, साहित्य इतिहास। भाषा का एक साहित्यिक इतिहास और परंपरा होनी चाहिए जिससे उसकी वैचारिक गहराई हो। नौवां, भावनात्मक जुड़ाव। भाषा देश के नागरिकों में राष्ट्रीय गौरव और पहचान की भावना जगाने में सक्षम होनी चाहिए ताकि लोग स्वेच्छा से इसे देश की साझा पहचान के प्रतीक में स्वीकार कर सके। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निर्माण को प्रभावित करने वाले विषयों की विवेचना कीजिए। उत्तर, भारतीय संविधान के निर्माण को प्रभावित करने वाले विषय निम्नलिखित हैं। पहला, संघीय व्यवस्था। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, एक संघीय न्यायालय की स्थापना का विचार जो बाद में सर्वोच्च न्यायालय बना, आपातकालीन प्रावधानों की संरचना। दूसरा, लोकतंत्र और संप्रभुता। स्वतंत्र भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। इसमें उद्देश्य प्रस्ताव अत्यंत महत्वपूर्ण था। यह प्रस्ताव संविधान के दर्शन जैसे न्याय, समानता, स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकार को परिभाषित करता था, जो बाद में प्रस्तावना का आधार बना। सभी को समान रूप से मतदान का अधिकार देना राजनीतिक समानता का प्रतीक था। तीसरा, सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति। तात्कालिक भारत की सामाजिक विविधता, गरीबी और असमानता ने संविधान निर्माताओं को सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया। चौथा, सामाजिक न्याय। अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण और सुरक्षा उपायों के प्रावधान इस बात को दर्शाते हैं। छठवां, धर्मनिरपेक्षता। विभाजन की पृष्ठभूमि और धार्मिक विविधता को देखते हुए नेताओं ने एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की आदर्श को अपनाया, जहां सभी धर्मों को समान सम्मान दिया जाता है। इन सभी विषयों ने मिलकर भारतीय संविधान को एक व्यापक और समावेशी दस्तावेज बनाया जो भारत की विशिष्ट आवश्यकताओं और भविष्य की आकांक्षाओं को पूरा करता था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के मूल सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। उत्तर, भारतीय संविधान के मूल सिद्धांत इसकी प्रस्तावना में निहित है, जो भारत को एक संप्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य की घोषणा करते हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख मूल सिद्धांत। पहला, संप्रभुता। भारत एक स्वतंत्र देश है जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में किसी विदेशी शक्तियों का हस्तक्षेप से मुक्त है। दूसरा, समाजवाद। यह सिद्धांत सामाजिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। यह आय, स्थिति और जीवन स्तर में असमानताओं को कम करने के लिए राज्य को सक्षम बनाता है। तीसरा, धर्मनिरपेक्षता। संविधान यह स्थापित करता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है। सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है, जबकि राज्य सभी धर्मों के प्रति तटस्थ रहेगा। चौथा, लोकतंत्र। भारत में सरकार का संसदीय स्वरूप है, जहां सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथों में होती है। नागरिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। पांचवा, गणराज्य। भारत का मुखिया, जो राष्ट्रपति होगा, वंशानुगत राजा नहीं होगा, किसी वंश विशेष का नहीं होगा, बल्कि वह अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। छठवां, स्वतंत्रता। यह नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और पूजा की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। सातवां, समानता। यह सिद्धांत कानून के समक्ष सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करता है तथा किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकता है। आठवां, बंधुत्व। संविधान व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में इसका विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, कठोर लचीलापन और एक संसदीय शासन प्रणाली शामिल है। यह नागरिकों को मौलिक अधिकार और कर्तव्य भी प्रदान करता है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, सबसे लंबा लिखित संविधान। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा और लंबा लिखित संविधान है। मूल रूप से इसमें 395 अनुच्छेद हैं, जो कि वर्तमान में 470 अनुच्छेद हैं। 22 भाग, वर्तमान में 25 भाग और 12 अनुसूचियां थी। दूसरा, संघवाद। इसमें सरकार के एक से अधिक स्तरों का प्रावधान है। केंद्र, राज्य
और बाद में पंचायती राज और नगरपालिका। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। तीसरा, संसदीय शासन प्रणाली। भारत में सरकार की संसदीय स्वरूप अपनाया गया, जहां जनता अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है। ये संसद में बैठते हैं और सरकार बनाते हैं। सरकार का प्रमुख, जो कि प्रधानमंत्री होता है, संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। चौथा, धर्मनिरपेक्षता। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका अर्थ राज्य का कोई धर्म नहीं है। सरकार सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार और उनका सम्मान करती है। नागरिकों को किसी भी धर्म को अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता है। पांचवा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। स्वतंत्र भारत में 21 वर्ष, बाद में 18 वर्ष किया गया, से अधिक आयु के सभी नागरिकों को बिना किसी धर्म, जाति, शिक्षा या आय के भेदभाव के मतदान करने का अधिकार दिया गया है। छठवां, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। न्यायपालिका को भारत सरकार के अन्य अंगों के स्वतंत्र रूप से रखा गया है ताकि वह निष्पक्ष रूप से कार्य कर सके। भारत में न्यायपालिका को एकीकृत प्रणाली है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है। उक्त विशेषताओं संविधान को केवल कानूनों के संग्रह के रूप में नहीं बल्कि एक रूप में प्रस्तुत करती है जिसने विविधतापूर्ण भारत को एकजुट करने और लोकतांत्रिक समाज बनाने का कार्य कीर्ति है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा को संविधान निर्माण के समय किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था? उत्तर, संविधान सभा को संविधान निर्माण के समय निम्नलिखित प्रमुख कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। पहला, विभाजन की हिंसा और सांप्रदायिक तनाव। संविधान सभा जिस समय अपना काम कर रही थी वह बहुत ही उथल पुथल का समय था। स्वतंत्रता की खुशी और विभाजन की हिंसा साथ ही हो रही थी। लाखों लोग विस्थापित हुए, मारे गए और शरणार्थी बन गए। इस माहौल में संविधान निर्माताओं को यह निश्चित करना था कि नया राष्ट्र अपने नागरिकों की सुरक्षा कर सकता है, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति के हों। दूसरा, रियासतों का एकीकरण। आज़ादी के समय 500 से अधिक छोटी बड़ी रियासतें थीं जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया था। यह विवाद देश के भविष्य की सीमाओं और राजनीतिक एकता के बारे में अनिश्चितता पैदा कर रहा था। तीसरा, विविधता का प्रबंधन और राष्ट्रीय एकता। भारत कई विभिन्न समुदायों, भाषाओं, धर्मों और संस्कृतियों का देश है। संविधान निर्माताओं को एक एकीकृत राष्ट्रीय पहचान बनाने में कठिनाई हुई जो सभी की आकांक्षाओं को समायोजित कर सके। कई अल्पसंख्यक प्रतिनिधियों ने शुरू में पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। हालांकि अधिकांश नेताओं ने तर्क दिया कि यह व्यवस्था अलगाववाद को बढ़ावा देगी और राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा साबित होगी। चौथा, कल्याणकारी राज्य की स्थापना। देश की अधिकांश आबादी गरीब, अशिक्षा और जातिगत भेदभाव का शिकार थी। चुनौती केवल राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना नहीं था बल्कि एक ऐसा संविधान बनाना था जो सामाजिक और आर्थिक न्याय को समान करता हो। दलित नेताओं ने जातिगत सरकारी निकायों में सीटों की आरक्षण की मांग की। संविधान सभा को यह निश्चित करना था कि सभी वर्गों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान किए जाएंगे। पांचवा, भाषाई विवाद। भाषा का विवाद एक प्रमुख चुनौती थी। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए पर दक्षिण भारत के सदस्यों ने विरोध किया। इस विवाद को सुलझाने के लिए हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया तथा अंग्रेजी का उपयोग कुछ समय के लिए जारी रखा गया और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं को भी मान्यताएं दी गई। संविधान दस्तावेज नहीं था बल्कि उथल पुथल के बीच राष्ट्र निर्माण का एक राजनीतिक और सामाजिक प्रयास था।